Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics. In the previous video, we started chapter number 15th of class 9 science, which is improvement in food resources, and we covered half of the chapter there. And in this video, we will cover rest of the chapter, which includes the portion of animal husbandry. So let's start with the chapter. Animal husbandry means management of animals, या फिर हम कह सकते हैं farming of animals. तो एनिमल्स को कैसे मैनेज करना? बाय फीडिंग, ब्रीडिंग, शेल्टरिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल. मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर कर, उनकी ब्रीडिंग करवा कर, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करके और उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखकर. तो इसमें जो एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर कैटल, फिश, पोल्ट्री, गोट एट्सेट्रा. नाउ वाई एनिमल हस्बेंड्री, मतलब वाई देयर इज़ नीड फॉर मैनेजिंग द एनिमल्स. तो इसका प्राइमरी रीज़न है फॉर द कमर्शियल बेनिफिट्स. एनिमल हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है लाइक मीट, एग्स, मिल्क. अगर उनको सेल कर दिया जाए तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है. सो यही इसका प्राइमरी रीज़न है फॉर द इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल्स. इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स के एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट विल बी केटल फार्मिंग, सेकेंड विल बी पोल्ट्री फार्मिंग, थर्ड विल बी फिश प्रोडक्शन एंड फोर्थ विल बी बी कीपिंग. एंड हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केटल फार्मिंग से. 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंडियन केटल. तो इंडियन केटल की बात करें तो 2 स्पीशीज़ है जो कि केटल फार्मिंग में इन्वॉल्व होती है इंडिया में. फर्स्ट इज़ काउ, इसका साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, एंड सेकेंड इज़ बफेलो जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूबैलिस ब्यूबैलिस. पर्पज़ ऑफ केटल फार्मिंग, देयर आर 2 मेन रीजंस जिसकी वजह से केटल फार्मिंग की जाती है. फर्स्ट इज़ डेयरी, मतलब फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज़ ड्रॉट, मतलब फॉर द लेबर वर्क. तो इसीलिए 2 टाइप्स में एनिमल्स को क्लासीफाई भी किया गया है. फर्स्ट इज़ डेयरी एनिमल्स. डेयरी एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं, मतलब एनिमल्स विच आर केप्ट फॉर ऑब्टेनिंग द मिल्क, फॉर एग्जाम्पल काउ एंड बफेलो. सेकेंड कम्स ड्रॉट एनिमल्स, एंड दीज एनिमल्स आर यूज फॉर द लेबर वर्क. कैसा लेबर वर्क? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, इरीगेशन एट्सेट्रा. और इसका एग्जाम्पल है बुल. नेक्स्ट कम्स मिल्क प्रोडक्शन. तो गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अगर हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क चाहिए तो हमें कुछ फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा. सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड क्या होता है पहले हम ये समझते हैं. तो जब काऊ बर्थ देती है तो उस टाइम पीरियड से लेकर जब तक मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम पीरियड को लैक्टेशन पीरियड कहते हैं. जब जो काउज़ या बफेलो होती है जब तक वो बर्थ नहीं देती है, मीन्स बर्थ टाइम से पहले वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. सिर्फ बर्थ देने के बाद ही जो कैटल है वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है. तो आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, उस टाइम पीरियड से जब तक जो कैटल है मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उस टाइम पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड. इंक्रीज इन द लैक्टेशन पीरियड कैन इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन. अगर लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज कर दिया जाए तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो हमने देखा है कि जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं या फिर कह सकती हूँ जो फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जर्सी, होल्स्टीन, they have long lactation period compared to the local Indian breeds. Next parameter जो responsible होता है good quality of milk के लिए, that is health of animal. Quality of milk decreases if the cattle has any disease. अगर कोई कैटल, काओ या बफेलो में कोई डिजीज़ होगी तो उससे मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की क्वांटिटी दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. और ये देखा गया है कि जो लोकल इंडियन ब्रीड्स होती है दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू द डिजीज़ दैन द फॉरेन ब्रीड. और यहाँ पे हमने कुछ लोकल ब्रीड के एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक रेड सिंधी, साहिवाल. तो ये देखा गया कि जो लोकल ब्रीड्स हैं उनकी डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी अच्छी होती है कंपेयर टू द एग्जॉटिक ब्रीड्स. This is the important line to note that animal with the desired quality can be crossbreed. ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था प्लांट्स के लिए कि अगर हम 2 एनिमल्स को जिनके अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं उनका क्रॉस ब्रीड करवा दें. फॉर एग्जांपल एक
एक एनिमल है जिसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी है और एक सेकंड एनिमल है जिसका लैक्टेशन पीरियड लंबा है। तो अगर इन दोनों एनिमल्स को क्रॉस ब्रीड करवा दिया जाए तो हमें एक ऐसी वैरायटी मिल सकती है जो कि जिसका लैक्टेशन पीरियड भी लंबा है और जिसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अच्छी है। नाउ कम्स प्रॉपर हाउसिंग. Proper housing facilities for animals is required for ethical farming, for the disease control and production of the high quality milk. जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर शेल्टरिंग प्रोवाइड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हाई क्वालिटी मिल्क. ऑल्सो डिजीज़ कंट्रोल. अगर जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर एनिमल्स में डिजीज़ होगी तो उससे क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होगी, राइट. तो अगर उनमें डिजीज़ नहीं होगी, इफ़ द एनिमल्स विल बी परफेक्टली हेल्दी, तो उस केस में हमें मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज. तो प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैसे हम प्रॉपर शेल्टरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए. सो द फर्स्ट इज़ रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर. मतलब एनिमल्स की रेगुलर क्लीनिंग करना. सेकेंड, वेल वेंटिलेटेड शेड्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट कोल्ड रेन. मतलब जो शेड है वहाँ वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, मतलब जो एयर है वो अच्छे से पास होनी चाहिए. थर्ड, फ्लोर शुड हैव स्लोप टू कीप इट ड्राई एंड फ्री फ्रॉम द डर्टी वाटर. तो जो फ्लोर होना चाहिए उस फ्लोर में थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए ताकि जो डर्टी वाटर है वहाँ पे ऐसे खड़ा ना रहे. स्लोप हो गई तो वो साइड में एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर जो फार्मर्स हैं वो उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स फूड रिक्वायरमेंट. डेयरी एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर द टू पर्पस. जो डेयरी एनिमल्स हैं मेनली टू पर्पस के लिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट, हेल्थ मेंटेनेंस, उनकी प्रॉपर फिजिकल हेल्थ के लिए. सेकंड, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन. तो जो कैटल फीड है, जो कैटल की डाइट है, वो मेनली टू कंपोनेंट्स इंक्लूड करती है. फर्स्ट इज़ रफेज एंड सेकंड इज़ कंसनट्रेट. रफेज का मतलब होता है जिस डाइट में मोस्टली फाइबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हे, जिसको हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में भूसा कहते हैं. सेकंड इज़ कंसनट्रेट. इसमें फाइबर्स का कंटेंट लो होता है. जो कॉन्सेंट्रेट वाली डाइट होती है उसमें फाइबर्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेकिन इट इज़ रिच इन प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन, मिनरल. जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें रिच होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाइट मटेरियल विच आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है टू प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजीज़ ऑफ कैटल. तो एज यू नो कि डिजीज़ अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कैटल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द मिल्क प्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो कि कैटल को अफेक्ट कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स. एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि स्किन पे रहते हैं और स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल टिक्स, फ्लीज, माइट्स. देन कम्स इंटरनल पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म, ये रहते हैं, ये मोस्टली स्टमक और इंटेस्टाइन का एरिया अफेक्ट करते हैं. सेकेंड इज़ लीवर फ्लूक्स जो कि लीवर को अफेक्ट करते हैं. ऑल्सो काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी एक कैटल से दूसरे कैटल में ट्रांसफ़र हो सकती है बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस. ये कुछ एग्जाम्पल है. ट्यूबरकुलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कैटल टू कैटल ट्रांसफ़र कर सकती है. तो इसलिए जो हमने प्रॉपर हाउसिंग में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो हम डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट फार्मिंग इज़ पोल्ट्री फार्मिंग. Poultry farming involves raising domestic fowl for the production of eggs and meat. Domestic fowls के एग्जाम्पल है चिकन, टर्की, डक, गीज़. फाउल वो एनिमल्स होते हैं जिनको एग और मीट के लिए रेज़ किया जाता है.
तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, जैसे हमने केटल फार्मिंग में 2 टाइप्स में नहीं क्लासीफाई किया था। फर्स्ट इज़ डेयरी एनिमल्स एंड सेकंड इज़ ड्रॉट एनिमल्स। तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया, फर्स्ट इज़ लेयर्स एंड सेकंड इज़ ब्रॉयलर्स। लेयर्स वो होते हैं जो कि एग ले करते हैं, एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड एज लेयर्स। सेकंड कम्स ब्रॉयलर्स, तो ब्रॉयलर्स होते हैं मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स। नेक्स्ट इज़ वैरायटी इम्प्रूवमेंट थ्रू ब्रीडिंग। हमने कैटल फार्मिंग में भी पढ़ा था, अगर हम 2 एनिमल्स जिनके पास डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं उनको क्रॉस ब्रीड करवा दें तो हमें एक ऐसी नई वैरायटी मिल सकती है एनिमल की जिसके पास दोनों ही क्वालिटीज़ हों, दोनों ही डिज़ायरेबल ट्रेट्स हों। तो यही बात की गई है कि पोल्ट्री फार्मिंग में भी देखा गया है कि अगर इंडियन ब्रीड की और फॉरेन ब्रीड की क्रॉसिंग करवा दी जाए तो हमें एक ऐसी वैरायटी मिल सकती है जिसके पास डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हो। यूजुअली पोल्ट्री फार्मिंग के टाइम पे हम कौन कौन सी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ देखना पसंद करते हैं, तो ये वही क्वालिटीज़ के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। फर्स्ट इज़ ले मोर नंबर ऑफ एग्स, कि जो नई वैरायटी है वो एग्स ज़्यादा प्रोड्यूस करे। सेकेंड, गुड क्वालिटी ऑफ चिक्स प्रोड्यूस करें। थर्ड, स्मॉल साइज ब्रॉयलर प्रोडक्शन, जो नई वैरायटी है वो जब ब्रॉयलर का प्रोडक्शन करे तो उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, बिकॉज छोटा होगा तो वो उसको फीड भी कम चाहिए होगा, उसकी डाइट भी कम होगी, तो वो उसकी डाइट भी कम होगी लेकिन वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करे। हमें एक ऐसी क्वालिटी चाहिए। सेकेंड इज़ अडेप्टेबल टू हाई टेम्परेचर, एनवायरमेंटल जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उनके रेजिस्टेंस हो। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, कि उनको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड लास्ट इज स्मॉल साइज्ड एग लेइंग बर्ड्स, सेम कि जो एग लेइंग बर्ड्स हैं, जो एग लेइंग बर्ड्स प्रोड्यूस हो वो स्मॉल साइज़ की हो क्योंकि वो कंज्यूम भी कम करेगी, और ऐसी स्मॉल साइज्ड एग लेइंग बर्ड्स हो जो कि चीपर फाइबरस डाइट्स को कंज्यूम करें। मतलब एक तो फाइबरस डाइट, ऊपर से चीपर, यूजुअली जो कि एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हो गया या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, उनसे जो फाइबरस डाइट है वो वाली जो स्मॉल साइज्ड एगलिंग बर्ड्स हैं वो कंज्यूम कर ले। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स होते हैं उनकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और उनकी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट तीनों ही डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम ब्रॉयलर्स की बात करें, अगर उनकी हम पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो उनकी जो डाइट है दैट शुड बी रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। कौन से विटामिन? स्पेसिफिकली ए एंड के अलॉन्ग विद द एडिक्वेट फैट। ऑल्सो इनकी जो डाइट है वो हाई एनर्जी डाइट होती है। अगर इनके हाउसिंग और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो दे रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी, उनको बहुत अच्छी खासी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी जो हाउसिंग है, जो शेड वगैरह का एरिया है वो ऐसा बनाना चाहिए कि वहाँ से उन्हें अच्छी सी लाइट मिल सके। सेकेंड कम्स लेयर्स रिक्वायरमेंट। अगर लेयर्स की सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो लेयर्स रिक्वायर लो एनर्जी डाइट अलॉन्ग विद द हाई कैल्शियम एंड मॉडरेट प्रोटीन। ब्रॉयलर्स को अच्छे खासे प्रोटीन की ज़रूरत होती है बट लेयर्स को मॉडरेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो कैल्शियम का अमाउंट है वो हाई होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम उनकी हाउसिंग और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो दे रिक्वायर इनफ स्पेस एंड कंट्रोल लाइटिंग। इनफ स्पेस ताकि वो एग्स ले करेंगी तो एक अच्छे से स्पेशियस एरिया में वो अपने एग्स ले कर सकें। सेकंड, कंट्रोल लाइटिंग, उन्हें हाई लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कंट्रोल्ड लाइट की ज़रूरत होती है। Therefore, good management practices are important for the production of good poultry products. तो जैसा हमने बात की थी कि अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी तो जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होंगे वो भी अच्छी क्वालिटी में ही मिलेंगे। Housing conditions for the poultry animals should be maintained like adequate temperature setup, hygienic conditions and disease control. तो दे रखा है कि ब्रॉयलर्स और लेयर्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें वो प्रॉपर हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड हो। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट द डिजीज़ इन पोल्ट्री।
Poultry animals also suffer from various type of diseases which are caused by bacteria, virus, fungi and also due to the nutrient deficiency. तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, डिजीज़ कंट्रोल कैसे किया जाए? सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लीन द पोल्ट्री हाउस एंड स्प्रे इट विद द डिसइंफेक्टेंट, कि भाई पोल्ट्री हाउस को अच्छे से क्लीन करो और डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे कर दो. सेकेंड, फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करो पोल्ट्री को ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ ना हो. थर्ड, अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब एक ही शेड में ये नहीं है कि आप बर्ड्स को भर दो, देयर शुड बी स्पेस. फोर्थ इज़ अवॉइड इल वेंटिलेटेड एरिया, मतलब जो शेड्स हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो एयर है वो अच्छे से पास कर सके. एंड द फिफ्थ इज़ बर्ड्स शुड बी वैक्सीनेटेड, बर्ड्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होना चाहिए ताकि इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड ना हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग. नेक्स्ट, थर्ड कम्स फिश प्रोडक्शन. फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन. फिश एक बहुत ही चीप सोर्स है, फिश इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर द एनिमल प्रोटीन. यूजुअली जब हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम दो टाइप्स की फ़िशेस को इंक्लूड करते हैं. पहले तो आती है फिन्ड फिशेस जो कि ट्रू फिशेस होती है बिकॉज इनके पास फिन्स होते हैं. सेकंड आती है शेल फिशेस. शेल फिशेस कह लो जो दूसरी टाइप की फिशेस होती है जिसमें आ जाते हैं प्रॉन्स, मोलस्क्स, ऑयस्टर्स, जिनके पास फिन्स नहीं होते वो आते दूसरी कैटेगरी में. नाउ टू सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग द फिश, तो जो फ़िश है हमें टू वेज़ में मिल सकती है. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ओशन में, सीज़ में. तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से फ़िश को ऑब्टेन करते हैं तो उसे कहते हैं कैप्चर फिशरी. और सेकंड आती है फ़िश फार्मिंग, जब हम सेपरेटली खुद फिशेस की कल्चरिंग करते हैं, उनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइप को जो हम कहते हैं कल्चर फिशरी, जब हम अपनी ही तरफ से अलग से फ़िश को कल्चर कर रहे हैं. तो हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक तो मैराइन फिशरीज़ की. मैराइन फिशरी दो टाइप की फिशरीज़ होती है, मैराइन फिशरीज़ और एक होती है इनलैंड फिशरीज़. तो मैराइन फिशरीज़ के केस में क्या होता है, जो मैराइन फिशरीज़ होती है वहाँ पे हम फिश ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द मैराइन वाटर. नाम से ही पता चल रहा है, मैराइन वाटर का मतलब ओशियन, सी, यहाँ से जब हम फिश ऑब्टेन करते हैं. अगर हम इंडिया की मैराइन फिशरी रिसोर्सेज की बात करें तो इट इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज. ठीक है. फिशेज आर कॉट यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम द फिशिंग बोट्स. तो इस बड़े से एरिया में, ओशन में, सीज में हमें फ़िश को कैप्चर करना होता है. तो उसके लिए हमें फ़िशिंग नेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ़िशिंग बोट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल्सो अब इतना वास्ट एरिया है ओशन का, तो हमें पता कैसे चले कि फ़िश इतने बड़े एरिया में कहाँ पे है. तो उसके लिए कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जैसे सैटेलाइट और इको साउंडर्स. इन दोनों टेक्निक्स की वजह से हम फिशेस को लोकेट कर सकते हैं. कुछ मैराइन फिशेस का एग्जांपल है पॉम्फ्रेट्स, ट्यूना, बॉम्बे डक एट्सेट्रा. कुछ अदर मैराइन फिशेस जैसे जो शेल फिशेस हो गई, उनमें आती है मुलेट्स, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स. नेक्स्ट कम्स इनलैंड फिशरीज़. इनलैंड फिशरी वो फिशरी होती है जहाँ पे हम फिश ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलता है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब होते हैं फ्रेश वाटर. ऑल्सो फ्रॉम द ब्रैकिश वाटर, फिशरी वेयर फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम द ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर वो एरिया होता है जहाँ पे सी वाटर फ्रेश वाटर के साथ मिलता है, जैसे कि एस्चुएरीज में. तो इन दोनों वाटर से हम जब फिश ऑब्टेन करते हैं तो उसे कहते हैं इनलैंड फिशरीज़. फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल्स हैं रोहू, कटला. इस केस में जो यील्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है. नेक्स्ट कम्स कल्चर फिशरी. अभी हमने पढ़ा था कैप्चर फिशरी कि हम ओशन से, सी से, लेक से, रिवर से हम फिशेस को कैप्चर कर रहे हैं. हमने उन्हें नहीं अलग से कल्चरिंग करवाई है, वो अपने आप ही वो
सीज़ में, ओशन में वो प्रेजेंट है और वहाँ से हम कैप्चर कर रहे हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए। बट नाउ कल्चर फिशरी में हम क्या कर रहे हैं? इट इज़ अ फिश फार्मिंग विच इंक्लूड्स कल्चरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इन मराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यहाँ पे हम खुद फिशेस को कल्चर करवा रहे हैं, हम अपनी तरफ से उनको फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं। हम ये मैरीन वाटर में भी करवा सकते हैं और हम फ्रेश वाटर में भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर। नाम से ही पता चल रहा है, मैरीकल्चर मीन्स कल्चरिंग मैरीन फिशेस एंड एक्वाकल्चर कल्चरिंग इनलैंड वाटर फिशेस। इनलैंड वाटर मतलब फ्रेश वाटर फिशेस। तो टाइप ऑफ फ्रेश वाटर फिश कल्चर सिस्टम, तो फ्रेश वाटर में हम किस टाइप से फ़िश की कल्चरिंग करवा सकते हैं? हमने 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज़ फ़िश केज कल्चर। फ़िश केज कल्चर में क्या होता है? एक मैश बना दिया जाता है, एक केज बना दिया जाता है, और वो केज बैम्बू का भी हो सकता है और वो स्टील का भी हो सकता है। तो एक केज बना दिया जाता है और उस केज को पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। और उस फ्रेश वाटर में उस केज को ऐसे नीचे कर दिया जाएगा, ऐसे रोप के थ्रू। जैसे आपने उस केज को बांध दिया और उस रोप को ऐसे आपने नीचे कर दिया, तो वो जो केज है, वो जो मैश है, वो फ्रेश वाटर में चला जाएगा और उस वे में फ्रेश वाटर में फिशेस को कल्चर किया जा सकता है। सेकेंड कम्स इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब 2 चीज़ें मिक्स हो रही है। अब वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? When fish is cultured along with other agricultural crops, मतलब फिश की कल्चरिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ हो रही है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैडी। जो पैडी क्रॉप होती है, पैडी इज़ राइस। तो जो राइस की क्रॉप होती है, हमने देखा है कि राइस के जो फील्ड होते हैं, राइस को ग्रो करने के लिए बिल्कुल हमें फ्लडिंग करवानी होती है। तो उस वाटर में ही फिश का कल्चर करना, तो एक ही चीज़ से 2 काम हो गए। राइस क्रॉप की ग्रोथ भी हो गई, राइस क्रॉप ग्रो भी हो गई, और साथ में उसी पानी में फ़िश की कल्चरिंग भी हो गई। तो इससे फार्मर्स को डबल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट कम्स कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है? जो 5-6 फिशेज़ होती है डिफरेंट स्पीशीज़ की, उनको एक साथ कल्चर करवा दिया जाता है। लेकिन इस केस में हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम स्पीशीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो ऐसी स्पीशीज़ होनी चाहिए कि वो स्पेस के लिए और फूड के लिए एक दूसरे से compete ना करें। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे अगर हम पॉन्ड में करवा रहे हैं कल्चरिंग, कंपोजिट फिश कल्चरिंग हम पॉन्ड में करवा रहे हैं, तो कटला हमने यूज़ किया। कटला स्पीशीज़ एक तो हमने करवाई है। तो जो कटला होती है वो होती है सरफेस फीडर, मतलब वो पॉन्ड के सरफेस एरिया पे फीड करेगी। एक हमने रोहू स्पीशी डाली है, ये पॉन्ड के मिडल जोन पे फीड करेगी। फिर हमने मृगल्स डाले हैं, ये बॉटम फीडर्स होते हैं, मतलब ये पॉन्ड के बॉटम एरिया पे फीड करेगी। और फिर आती है ग्रास कार्प्स, ये वीड्स पे फीड करती है। तो हमने देखा कि ये जो चारों स्पीशीज़ हैं, ये अपना अलग अलग स्पेस यूज़ कर रही हैं पॉन्ड में, तो जिससे पॉन्ड का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्पेस वाइज एज वेल एज फूड वाइज। अब आते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड। जो कल्चर फिशरी होती है या फिर कैप्चर फिशरी है, इसमें हम क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? तो द मेन प्रॉब्लम इज़ कि फिशेज़ ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून सीजन। जो फिशेज़ है वो सिर्फ मानसून टाइम पे ही ब्रीड कर सकती हैं, मतलब हमें जो प्योर सीड्स हैं वो सिर्फ मानसून टाइम पर ही मिल सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हमें सीड्स मिल सकते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर एग्जांपल सीड लेना चाहें, हमने कहा कि भाई कल्चर फिशरी के टाइम तो हमें सीड्स अवेलेबल हो नहीं रहे हैं बिकॉज मानसून का सीज़न नहीं है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले लेते हैं। बट नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम सीड्स लें तो इट्स नॉट लाइक कि हमें प्योर सीड्स ही मिलेंगे। इट्स नॉट श्योर कि हमें उस वक्त प्योर सीड्स ही अवेलेबल होंगे। हो सकता है जो सीड्स हमें मिले हों दैट इज़ ऑफ अनडिज़ायर्ड क्वालिटी। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन भी निकाला गया है। तो द सॉल्यूशन इज़ ब्रीडिंग यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन।
मतलब जो मैच्योर फिशेस होती है ना, उनमें हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, और इस टाइप से हमें प्योर सीड्स मिल सकते हैं. अब नाउ द लास्ट फार्मिंग विच इज़ बी कीपिंग. बी कीपिंग मतलब हनी बीज को यूज़ करना. प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज़ एपीकल्चर. इसकी जो प्रॉपर टर्म होती है बी कीपिंग की वो होती है एपीकल्चर. एपीकल्चर एक लो इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है. देयरफॉर फार्मर्स यूज़ दिस एक्टिविटी टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम. जो एपीकल्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, इसलिए जो फार्मर्स है वो उसको एक्स्ट्रा इनकम की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, वो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए साथ में एपीकल्चर भी शुरू कर दिया, बिकॉज इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. बी कीपिंग में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. फर्स्ट इज़ हनी एंड सेकेंड इज़ वैक्स. बी की वैरायटी कौन कौन सी यूज़ की जाती है हनी प्रोडक्शन के लिए. ये 4 वैरायटीज़ है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है. फर्स्ट इज़ एपिस सेराना इंडिका, जिसको इंडियन बी भी बोलते हैं. सेकेंड इज़ एपिस डोरसाटा, जिसको रॉक बी बोलते हैं. थर्ड इज़ एपिस फ्लोरे, जिसको लिटिल बी बोलते हैं. एंड द फोर्थ इज़ एपिस मेलिफेरा. एपिस मेलिफेरा एक इटालियन वैरायटी है. इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसकी जो हनी कलेक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब जो एपिस मेलिफेरा है वो बहुत ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है. ऑल्सो दे आर लेस स्टिंगी एंड दे स्टे इन बी हाइव फॉर द लॉन्ग टाइम. अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने बी हाइव में रहेगी तो वो अच्छा ब्रीड भी कर सकती है. जो हनी प्रोडक्शन के लिए जो फार्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं एपियरीज या फिर बी फार्म्स. तो अलग से छोटे छोटे फार्म्स बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं बी फार्म्स, या फिर प्रॉपर टर्म हम दे सकते हैं एपियरीज. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर and this farming, which is factors important for the production of good quality and good quantity of honey. तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑब्टेनिंग द गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी ऑफ हनी. सो द फर्स्ट फैक्टर इज पैस्चरेज. पैस्चरेज इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू बीज फॉर द नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन. जो हनी होता है वो हनी बीज बनाती है. कैसे और किससे. तो जो हनी बीज हैं वो फ्लावर से पोलन और नेक्टर कलेक्ट करती है और उस पोलन और नेक्टर से ही वो हनी बनाती है. तो फर्स्ट इज़ पैस्चरेज, मतलब कितने फ्लावर्स अवेलेबल हैं. अगर हम क्वांटिटी की बात करें, जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे हनी बीज उतना ज़्यादा पोलन और नेक्टर का कलेक्शन कर पाएगी, तो हनी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ बी वेराइटीज़. एक अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करना हनी बी की. जैसे हमने देखा था कि जो इटालियन वैरायटी है, इटालियन वैरायटी स्पेसिफिकली इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि उसका हनी कलेक्शन कैपेसिटी अच्छा था. तो एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना फॉर द हनी प्रोडक्शन. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.